नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम आज एक विशेष विषय पर विशेष विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं। हमारे साथ साथ श्री अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो देश के बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी छात्र आंदोलनों में और देश के नौजवानों को संगठित करने में जी-जान से लगे हुए हैं। पर लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसकी सारे देश में चर्चा है। अखिलेंद्र जी, आपका स्वागत करते हुए आपसे मैं वक्फ का जो बिल पास हुआ है संसद से और उसमें जो सत्ता पक्ष का रोल रहा और जो विपक्ष का रोल रहा, तो इस पूरे वक्फ के सवाल को लेकर के आपका विश्लेषण क्या है? संतोष जी, इस पर मैं ये जो आपका वक्फ अमेंडमेंट अब एक्ट बन जाएगा, क्योंकि दोनों सदनों में तो यह पास हो गया है, जी, तो अब इस पर राष्ट्रपति की मुहर ही लगनी है। जी, देखिए, जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। जी, अगर कोई जरूरत थी तो भाजपा की राजनीतिक एक जरूरत थी, और वह उनकी राजनीतिक जरूरत मैं 3 विषयों में देखता हूं। पहला जी, जो हमारा पॉइंट है कि दरअसल वो एक कल्चरल सबजुगेशन करना चाहते हैं माइनॉरिटीज का, एंड पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का, उनको और भी अपने अर्दब में लेना और अपने प्रभाव को बढ़ा करके एक बड़े गोलबंदी, जो मेजॉरिटेरियन गोलबंदी के बतौर जाना जाता है, वो करना उनका एक लक्ष्य था। और दूसरा जो इसका हिडन एजेंडा है, जिस पर अमूमन बात नहीं होती, बहुत लोग हमारी भी बात को स्पेकुलेटिव मानेंगे, वह दरअसल एक लैंड पुलिंग का एक मकसद है। इस जी, पूरे प्रश्न को आप देखें तो जो भी क्लाजेज इसमें जोड़े गए हैं, कहा तो ये गया है कि भाई इसका एप्लीकेशन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, लेकिन उसी में यह भी एक प्रोविजियो है। वह प्रोविजियो ये है कि अगर वो डिस्प्यूट में है या कोई डिस्प्यूट कर देता है, गवर्नमेंट से अगर कंटेंशन है, तो वह गवर्नमेंट की ही लैंड मानी जाएगी। और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, वह बात है कि पूरा पावर स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया, माने डायरेक्ट सीजर ऑफ पावर है। पहले पहले भी यही लोग अपॉइंट करते थे वक्फ बोर्ड में भी। या अगर आप ये देखें कि इनका जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल था, उसका भी जो अध्यक्ष होता है, वो माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर, जैसे अभी किरण रिजिजू है इसके, वही अध्यक्ष हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने सीधे तौर पर जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरी जो लैंड है वक्फ की, उस पूरे लैंड पर इनकी नजर है, और अधिकांश उनकी जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर वो कब्जा करेंगे। और यह इसलिए मैं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में अच्छी बहस हुई, अपोजिशन ने भी बहस की, और मार्जिन भी बहुत अधिक नहीं था, और देर रात तक बहस चल करके इसको पास कराया गया। लेकिन अपने उसी ट्रैक में विपक्ष खड़ा रहा, जो एक पॉइंट है कि मुसलमानों के खिलाफ है ये विधि।
यह बिल मुसलमानों के खिलाफ। तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में जो रियल इंटेंट है कि कैसे वो कारपोरेशंस को, कारपोरेट को मदद करना चाहते हैं, इस सवाल पर मैंने कोई बड़ी एम्फेसिस या उस तरह की बहस नहीं देखी कि इसके पीछे का मूल कारण ये है कि ये जमीन ग्रैब करना चाहते हैं। और जो अभी बहस विपक्ष ने चलाया वही हिंदू मुस्लिम बाइनरी के लेवल पर वो बहस चलती है, उसका बेनिफिशियरी बीजेपी ही होती है। तो उसी ट्रैप में ये लोग भी फंस गए। कम से कम ये उम्मीद थी इनसे कि ये बताते, यह जो अभी देश भर में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेके या सेंट्रल काउंसिल को लेके या मुतवल्ली जो गार्जियन है जमीन का उसको लेकर के, वह कैसे डिसइंफॉर्मेशन है। पहली बात अगर आप देखिए, लोग ये समझते हैं कॉमन मास में, जो मैं देख रहा हूं, इंटरैक्शन कर रहा हूं, तो कॉमन मास में ये बात आ रही है कि भाई इतनी बड़ी जमीन मुसलमानों ने हथिया लिया है, रक्षा के बाद, रेल के बाद सबसे बड़े भारतवर्ष में जमींदार अगर कोई है तो वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। लेकिन यह कोई ये बताने की कोशिश नहीं करता कि भाई यह जो कानून है, ये जो बॉडी वक्फ बोर्ड की बनी हुई है, काउंसिल बना है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी जवाबदेही ये मुसलमानों ने नहीं बनाया है, यह बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया है और इसमें उन्हीं के प्रतिनिधि जाते हैं। ये बात को अगर आज मास के लेवल पर अगर आप कहिए तो आश्चर्य लोग करते हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि कैसे संभल का एक उदाहरण ऐसी एक टीवी चैनल में मैं देख रहा था। वो देख रहे थे कि कैसे पूरा संभल जहां तक है भी नहीं उसको भी वक्फ कर दिया गया, मानो कोई मुसलमान ने सब वक्फ कर दिया और सरकार का को जानकारी इसमें बाद में आई और तब डीएम ने उसमें हस्तक्षेप किया। जबकि सब लोग, यह बात साफ तौर पर होना चाहिए था कि भाई जो आज जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट जज का, जो डिस्ट्रिक्ट डीएम को, जो आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अधिकार दिया है, वही अधिकार आपने अपने अपॉइंटी सर्वे कमिश्नर के माध्यम से आप जांच कराते हो। जांच ही नहीं कराते हो, आपका पूरा का पूरा वह गजट में आता है, सरकार उसको देखती है, गजट करती है। यह कहीं से इस तरह से आसमान से यह बात नहीं उभरी। तो जो बहस का यह विषय था, जो उनके डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के लिए पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर जो अपोजिशन था, उसमें वो विल पावर नहीं दिखा। और वो सब मिला जुला के कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अरे भाई, ये तो इस देश की डेमोक्रेसी के साथ अन्याय हो रहा है। यह जो अथॉरिटेरियनिज्म डेवलप हो रहा है, उस अथॉरिटेरियनिज्म का यह रिफ्लेक्शन है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड, बड़े बड़े कारपोरेशंस और कुछ घरानों को, अंबानी अडानी जैसे लोगों को देने के लिए बना हुआ है। यह प्रश्न करके मुस्लिम मास से ज्यादा हिंदुओं के बीच में जो जाने की जरूरत थी, हिंदू को इस बात को बताने की जरूरत थी कि इसी तरह की कोशिश किसानों के फार्म लॉज के माध्यम से भी किए गए थे और किसानों की भी इसी तरह से सब्ज बाग दिखाए गए थे कि भाई अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन रुकेगा और जहां वक्फ वाले चाहते हैं हाथ रख देते हैं, वो जमीन उनकी हो गई। तो सबसे बड़ा काम यह था कि इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से जनता जो प्रभावित हो रही थी उसको कैसे हम उसके बीच में ले जाएं, बनस्पति यह कहना कि मुसलमानों के साथ ये अन्याय हो रहा है। तो आप तो दरअसल पिच अपना कुछ बना ही नहीं पा रहे, आप भी उसी बाइनरी में फंस रहे हैं कि हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों के ऊपर ये
हमला किया जा रहा है, भाजपा कर रही है। तो मैं ये कह रहा था कि इस सवाल पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ग्रास रूट लेवल पर ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों में भी ये बात नहीं बड़े पैमाने पर पहुंची है कि भाई ये सरकार ही इसको बनाई है, यह कानून सरकार का है, वैधानिकता उस सरकार की है। सरकार अगर करप्शन नहीं रोक पाती तो करप्शन रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप ही के सब तो अपॉइंटी थे। पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करता था, कम से कम वो एक कोसाई बॉडी थी ट्रिब्यूनल के नाम पर। अब आप पूरा का पूरा अधिकार आपने डीएम को दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस पूरे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन पर अगर आप नजर डालें तो एक हद तक भाजपा जनता के बीच में अपनी बात कहने में सफल हो गई है, और वक्फ बोर्ड को मुसलमानों का बोर्ड बना है और मुसलमान लोग इसमें बड़े पैमाने पर धांधली कर रहे हैं। और मुसलमान हिंदुस्तान में चाहे तो पार्लियामेंट को, चाहे तो राष्ट्रपति भवन को, यहाँ तक कि आगरा के ताजमहल को, तमिलनाडु में भी उन्होंने इसी तरह किया, गांव को गांव उन्होंने वक्फ घोषित कर दिया। अरे भाई, इससे बड़ा झूठ! पहली बात, तथ्यात्मक तौर पर तमिलनाडु वाला भी आ गया, कहीं ये प्रमाणित नहीं हुआ कि पूरा गांव किया गया था। तो कम से कम इतना बड़ा क्राइम इस देश की जनता से किया गया, इसके बारे में जो कैंपेन चलाना चाहिए वह कैंपेन अभी भी मैं अपोजिशन की तरफ से नदारद देखता हूं। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आप उस पॉइंट को क्यों नहीं कर रहे हैं जो पॉइंट रियल इंटेंट है इसका। लोग कहेंगे कि भाई वक्त बिल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आप जमीन लेकर के दे देंगे। अगर जमीन सरकार के पास आएगी तो अगर वो लैंड पूलिंग सरकार कर रही है तो उस जमीन का करेगी क्या? वो डेवलपर को देगी, कारपोरेशंस को देगी। सभी लोग जानते हैं कि कैसे वक्त की जमीन थी और वह कैसे बॉम्बे में, हैदराबाद में एयरपोर्ट के लिए अदानी के साथ या अन्य किसी उद्योगपति को दे दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज्यादा जबरदस्त इस पर एक राजनीतिक कैंपेन हो सकता था। भाजपा के अधिनायकवादी तंत्र के खिलाफ उसको इन लोगों ने, अपोजिशन ने उसको खड़ा करने की जगह पूरा का पूरा बहस मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा। और ये शिक्षित भी किसको कर रहे हैं? हिंदू मैसेज में जाने की जगह मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं। अरे भाई, उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, वो जानते हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोयम दर्जे के नागरिक बनाए जा रहे हैं, ये तो वो सब जानते ही हैं। लेकिन सवाल यह केवल मुसलमानों का मामला नहीं है, इस देश के डेमोक्रेसी का मामला था, इस देश की जनता का मामला था। यह प्रश्न अपोजिशन की तरफ से अगर आप देखें तो नदारत है। इसको रिलेट करना चाहिए था किसान आंदोलन के साथ। कैसे कहा गया कि फार्म लॉज से इतना बेनिफिट होगा, कैसे आपको ये होगा, लेकिन नजर किस पर थी? नजर उनकी जमीन पर थी। लैंड पूलिंग जो बार बार शहरों में, अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा है कि नजूल की जमीनें अब फ्री होल्ड नहीं की जाएंगी। इतनी बड़ी जमीनें क्यों ली जा रही? इनकी पूरी जो दृष्टि है बचने की मिनरल्स पर, और जमीन ही रह गया है जिसके माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को कुछ बना बिगाड़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहस वगैरह पार्लियामेंट में अच्छी हुई, अपोजिशन इस पर वोटिंग भी हुई, अपोजिशन के कुछ धड़े चले गए उनके साथ। लेकिन बावजूद इसके अब उनको अपोजिशन ब्रॉड टर्म में मैं कह रहा हूं है, तो वो लोग एनडीए के साथ ही खड़े हो गए, चाहे नीतीश जी हो और चाहे आपके चंद्रबाबू नायडू हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इस एजेंडे को जनता का एजेंडा बना के लड़ा जाना चाहिए था और इसको रिलेट करना चाहिए था आम डेमोक्रेटिक राइट्स के साथ, रोजगार के साथ, शिक्षा के साथ, स्वास्थ्य के साथ, डेमोक्रेसी के साथ। अभी देखिए इसी समय में टैरिफ का भी मुद्दा आ गया। आपके मालों के ऊपर टैक्स लगेगा, आपका प्रोडक्शन डाउन होगा। प्रोडक्शन जब डाउन होगा तो बेकारी बढ़ेगी। इन प्रश्नों पर कोई एक कोहेसिव प्रोग्राम बना करके प्रोपेगेंडा करना और जनता को इससे सचेत करना
ऐसा मुझे कोई एजेंडा विपक्ष में नहीं दिखा। और इसमें देखिए एक फायदा बीजेपी यह भी उठा रही है, एक तरफ तो लैंड पुलिंग करेगी, दूसरी तरफ मुसलमानों को मार्जिनलाइज करेगी, एंड विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी जो अपर एंड लोअर मुस्लिम है, अशराफ और अजलाफ, इनके बीच में भी वो डिवीजन करके एक हिस्से में पहुंचने की कोशिश भाजपा कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बात तो सही है, जो वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल था वो एक बड़े छोटे हिस्से में, जो माइनॉरिटीज का पावरफुल हिस्सा था उसी का था। अभी भी ये लोग ये नहीं सीखे कि इस समय बीजेपी से लड़ने का जवाब कोई पावर ग्रुप नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम पावर ग्रुप्स को हम गोलबंद करके बीजेपी को हरा देंगे, तो हमने देखा कि कश्मीर में भी उन्होंने 3 से 70 को खत्म कर दिया, कोई बहुत नेशन वाइड प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। 3 तलाक के प्रश्न पर भी उन्होंने जो किया उसको आपने देखा। तो जितना भी ये कार्यक्रम है, अभी भी आप इस बात को नहीं समझ पाए कि कैसे हम ब्रॉडर लेवल पर जो माइनॉरिटीज ऑप्रेस्ड फील कर रही हैं, अपने ही सोसाइटी के कुछ प्रिविलेज्ड हिस्सों से, जिनका जो कह रहे हैं कि 200 घराने 300 घराने हैं, उन्हीं का ही कंट्रोल वक्त पर है, उस दरार का भी फायदा उठा के बीजेपी पेनिट्रेशन भी मुस्लिम्स में कर रही। तो बीजेपी का इकोनॉमिक पॉलिसी इससे साध रही है। बीजेपी का इससे अगर आप देखिए तो वोट बैंक भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और हिंदुओं में या इस तरह के समुदायों को गोलबंदी भी अपनी तरफ कर रही। तो अभी भी मैं एक डेफिसिट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी देखता हूं अपोजिशन के पार्ट पर, जबकि बीजेपी वक्फ बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप करके जिलाधिकारी को पूरा का पूरा पावर देके, साथ ही साथ कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहां रेट्रोस्पेक्टिव भी बहस हो सकती है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी यह कानून वहां लागू हो सकता है। ये सब जो कर रही है, इस सवाल पर मैं देखता हूं कि बहुत कम एम्फेसिस है, जो कि मैं समझता हूं कि बीजेपी को के लिए एक अच्छा परिस्थिति तैयार करती है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कंडक्ट करने की। तो अक्षय जी ये बताइए, आप क्या ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो एनडीए के खिलाफ लोग हैं, जो एनडीए में शामिल नहीं हैं, वो विपक्ष अपना रोल भूल चुका है या अदा नहीं कर पा रहा है, या उसको समझ में ही नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए विपक्ष के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं बराबर कहता हूं कि जी देखिए, अभी मैं इस बात को कहता हूं कि बीजेपी के कोर में क्या है, आरएसएस के कोर में क्या है। हिंदू धर्म तो नहीं है, हिंदुत्व प्लस कारपोरेट है। ये इनका जो कारपोरेट के साथ पंगा न लेने का, माने पॉलिसी मैटर रेगुलेट न करने का, ग्लोबल फाइनेंस का, कारपोरेट का, उसके ऊपर जो विपक्ष की निर्भरता है, यह बीजेपी का प्लस पॉइंट है। बीजेपी तो फायदा उठा ही रही, उसके तो डिक्लेयर्ड है कि अगर ये लोग जो बड़े लोग हैं, इनको हम अगर मदद पहुंचाएंगे तो उसके माध्यम से चीजें छन के नीचे जाएंगी। कुछ घराने को, जैसे मान लीजिए उनके सामने दक्षिण कोरिया है, चाइबोल्स है, इस तरह है, वैसे ही वो अडानी अंबानी को मजबूत कर सकते हैं। खासतौर पर अडानी को मजबूत करके, उनके तो फिलोसफिकल आउटलुक ही है कि हम धीरे 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 उनके माध्यम से जो कुछ भी विकास हो सकता है कॉमन आदमी के लिए कर देंगे। विपक्ष भी दरअसल इस थ्योरेटिकल बैरियर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसको तोड़ करके विपक्ष बाहर आए और बताए कि इसका मामला हिंदू मुस्लिम एक पक्ष है, उसका अल्टीमेट मामला इसका है कि धीरे 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 लैंड पुलिंग करके वो सब डेवलपर्स को और कारपोरेशंस को देंगे। आज इनको है, देखिए तथ्यात्मक रूप से यह भी कितना तेजी से प्रचार किया गया कि रक्षा के बाद, रेल के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति
इसी वक्फ बोर्ड के पास है, जबकि ये सच्चाई नहीं है, सभी लोग जानते हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में देख रहा था 4 राज्यों का, वहां 10 लाख एकड़ से अधिक जमीन वहां पर दूसरे मतावलंबियों के हाथ में। एक 4 राज्यों की एक रिपोर्ट है। और एक रिपोर्ट आज ही मैं कहीं देख रहा था जिसमें ये दिया हुआ है कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनकी जमीन ज्यादा है बनस्पति वक्फ बोर्ड की जमीन। तो इन सब प्रश्नों पर अगर आप देखें, केवल पार्लियामेंट में बहस हो जाए और दुनिया भर का आप उसमें आंकड़े और कुछ गाना गा दें और शेर शायरी कर दें, उससे ये मामला, ये एक सीरियस चैलेंज है। और जिस लेवल का चैलेंज है उससे निपटने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि विपक्ष की वह तैयारी नहीं दिखती है। पहली बात तो विपक्ष एज सच कोई एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। उसके अपने बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, नीतियों के कंट्राडिक्शंस हैं, इंटरेस्ट के भी कंट्राडिक्शंस हैं। तो वो लोग कहीं अभी यह चैलेंज अगर ले कि नहीं भाई और सब बातें तो हम लोग बाद में तय कर लेंगे, इलेक्टोरल जो हमारे आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े चैलेंज है कि जो कुछ भी हमारे देश में डेमोक्रेसी है वह खतरे में है, और उसको खतरे में डालने के लिए कुछ समुदाय को विलेन बनाया जा रहा है। हम लोग इसके टोटल एस्पेक्ट को, केवल वो सामुदायिक बात ही न करें, टोटल इसके अंदर की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उस प्रश्न को जनता के अंदर ले जाए, तो मैं यह कह सकता हूं कि ब्रॉड मासेज ऑफ हिंदू पीपुल आपके की बात को सुनेगी और समझेगी। अब तो क्योंकि पूरी डिबेट अगर ये हो जाए कि भाई इन लोगों ने इतना अत्याचार किया, ये कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, मानो ऐसे हो गया जैसे कोई चीज, आदमी कोई अपनी संपत्ति दान कर रहा है वह भी एक अपराध बना दिया गया है। अगर कोई मुसलमान या हिंदू ही अपनी कोई जमीन को वक्फ कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक हिस्सा भी जमीन इनको देना पड़े तो सांस फूलने लगेगी। लोगों ने किस काम के लिए दिया? केवल वो दरगाह के लिए नहीं दिए, केवल मस्जिदों के लिए नहीं दिए, वो दिए थे पब्लिक चैरिटी के लिए, जिसमें हॉस्पिटल्स बनने थे, अच्छे स्कूल बनने थे। और उसका बेनिफिशियरी कौन होता? केवल उसका बेनिफिशियरी क्या मुसलमान होता? जामिया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो भी उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है, उसमें हिंदू लोगों का कितने बच्चे हैं वहां से जाते हैं। खुद हमारी ही बच्ची जामिया से की है, वहां से उसने ये डिग्री हासिल की। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जो उठाते हैं ये लोग, उन प्रश्नों का हम लोग कहीं न कहीं देख रहे हैं कि तेजी से वो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है ऊपर से लेके नीचे तक, मीडिया उनके साथ है। आप देख ही रहे हैं, आप जैसे कुछ लोग हैं जो कुछ अपोजिशन की बात करते हैं, मीडिया उनके साथ है, कारपोरेट के मीडिया है, लोग उनके पास है, जुडिशरी पर उनका पूरा का जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, पूरा का पूरा सेक्शन उनके साथ है। तो अब आप ऐसे समय में केवल यह कह दें कि नाजी इस तरह से हुआ था, हिटलर इस तरह से हुआ था, फलाने इस तरह, आप अभी तक कोई वोकैबुलरी नहीं पैदा कर पाए कि हमारे देश की जो 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 अधिनायक तानाशाही आ रही है, अधिनायकवादी, उससे निपटने का और उसकी शब्दावली का क्या प्रयोग करेंगे। आप ये आज तक हमने बहुत कम देखा है। मैंने आरएसएस वगैरह के थिंकर्स को देखा, वो कह रहे हैं कि हमको डीप हिंदू स्टेट बनाना है। हिंदू धर्म से मतलब नहीं है उनका, उनका वही सावरकर वाला मॉडल है कि हमको एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसमें सब कुछ रहते हुए कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सब तामझाम है, बग्घी है, राष्ट्रपति है, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन उसका कंटेंट गायब हो जाए। उसकी जगह एक अथॉरिटेरियन रूल, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों का मेरा मतलब है दो से घराने, कारपोरेट घराने। आप देखिए पूरी दुनिया पर आप नजर रखिए, भारतवर्ष में इक्का दुक्का आदमी ये बोल देता है कि
कारपोरेट में वो भी कुछ व्यक्तियों का नाम लेता है, कभी पॉलिसी डिवीजन आप नहीं देखते। आज यह बहस उठनी चाहिए थी कि 91 में आपका जो जीडीपी बढ़ने की और जो गति थी, आज आप कहां जाके खड़े हुए हैं। जब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जोड़ दें, तो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, नॉन अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि आप उसी रेट से जा रहे हैं जिस रेट से आपने 50 के बाद अपना जीडीपी बढ़ाया था, उससे कम भी है। कुछ लोग तो कह रहे हैं माइनस में आप जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटलिटी में जब तक आप एक पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिबेट का विषय नहीं बनाएंगे, केवल कुछ मुद्दों पर कुछ दया भाव दिखाते हुए कुछ लोगों की बात करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसके माध्यम से आप इलेक्टोरल भी कोई रास्ता अपने लिए बना पाएंगे। और हम तो बहुत लोगों को देख रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिशन में बोल रहे हैं और कैसे पार्लियामेंट के अंदर उनसे डीलिंग भी हो रही। हमने यूपी के भी नेताओं को सुना कैसे उनसे डीलिंग हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चल रहा है, एक नए किस्म की समझ की और नए किस्म की पहलकदमी की जरूरत है। और जब तक इस संदर्भ में अपोजिशन में सीरियस डिबेट डिस्कशन नहीं होता, आपको ये भी मानना होगा कि भाई वक्फ बोर्ड में मुतवल्लीज ने बहुत करप्शन किया, लाखों की प्रॉपर्टी औने पौने दाम पर लोगों को दे दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो बिल ले आया है, क्या इस बिल में उनको दंड देने का कोई प्रावधान है? आपने कमजोर किसको किया? आपने सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमजोर किया, इकोनॉमिकली भी आपने कमजोर किया। इकोनॉमिकली उनको 7% वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता था, आप उसको 5% पर ले आके खड़ा कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्फ बोर्ड के उस काउंसिल को आप खत्म कर दीजिए। ट्रिब्यूनल ऐसे बताया गया जैसे मुसलमानों का ट्रिब्यूनल है, जबकि गवर्नमेंट का ट्रिब्यूनल था। कौन नहीं जानता, डीएम भी उन्हीं का है और जज भी उनका है। लेकिन कम से कम जुडिशरी में तो इतना लोग यकीन करते थे कि कुछ न कुछ जुडिशरी अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करेगी। जो जजमेंट डीएम देगा, उस जजमेंट से बेटर जजमेंट की अपेक्षा जजेस से की जाती थी। लेकिन अगर आप देखें तो इन प्रश्नों पर कोई बड़ा कैंपेन अभी तक नहीं निकला, और जो भी कैंपेन और बहस चल रही है, रीजनेबल बात हो रही है। वो रीजनेबल बात मैं आपके यूट्यूब में अन्य लोगों के, कुछ ईमानदार बुद्धिजीवी, कुछ अच्छे पत्रकार उन्हीं के माध्यम सुन रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयमेंट का सवाल वक्फ के सवाल से अलग नहीं है। भारत के ऊपर आपने टैरिफ बढ़ा दिया, उसका सवाल वक्फ के से अलग नहीं है। वही ताकतें जो समर्पण कर रही है बाहरी ताकतों के सामने, वही ताकतें जो अपने इंटरेस्ट को चौपट कर रही हैं, वही ताकतें वक्फ में भी आ रही, वही अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही, वही प्राइस राइस भी कर रही। तो इन प्रश्नों पर मैं देख रहा हूं एक तरह की चुप्पी है, या एक टोटलिटी में कंसीव करके एक मिनिमल प्रोग्राम बना के कुछ एरियाज को ही, जिन राज्यों में इनका काम है, वहीं अगर खड़ा करके लड़ जाए, तो मैं समझता हूं कि जो पूरा का पूरा समाज में विक्षोभ है, एक पॉइंट पर जनरेट हो सकता है। और जो एक डिवीजन है हिंदू मुस्लिम और सबका, उसको भी खत्म किया जा सकता है। अगर खत्म न भी किया जाए तो उसको ब्रिज किया जा सकता है। लेकिन ये फेल्योर मैं मानता हूं राजनीति के पार्ट पर अपोजिशन की तरफ से है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी तरह से अपोजिशन की भूमिका को नहीं स्वीकार करते, लेकिन यह एक बिंदु है, अगर अपोजिशन इसी ढंग से इन प्रश्नों को लड़ेगा तो कभी राणा सांगा आ जाएंगे, कभी आपके औरंगजेब आ जाएंगे, कभी खिलजी आ जाएंगे। आपने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल, पूरा का पूरा हिस्टोरिक जो डेवलपमेंट है, वो उन्हीं लोगों के हाथ में दे दिया। वो एजेंडा सेट कर देते हैं, आप उस पर रिएक्ट करते हैं।
मैं पूछता हूं, जैसे यही बात हम पूछे लोगों से कि सपा का जो एमपी है वो संसद में ये बोलता है कि राणा सांगा गद्दार थे। अरे भाई, क्या उस समय इस देश में जिस समय राणा सांगा थे, भारत देश के बतौर भी क्या कोई राजनीतिक इकाई था? अरे जागीरें थी, जागीर बढ़ाने के लिए सब लोग लड़ रहे थे। क्या इसी तरह का डिवीजन था? मध्य एशिया से लेके जितने भी लोग आए, आना जाना लड़ना करना, एक राज्य का, कोई एक देश का, कोई एक संप्रभु राज्य का कोई कंसेप्ट था क्या उस समय? तो आप ऐसे प्रश्नों को उठा देंगे तो फिर उसके बाद दुनिया भर की सेनाएं आ जाएंगी। आजकल तो आप देखिए सेनाओं का पूरा दौर चल रहा है, और कौन लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं? माफिया मनी है, कारपोरेट मनी है, और फ्यूडल वैल्यूज हैं, और अपने पूर्वजों का, अपने इतिहास को भी जानने की कोशिश नहीं हो रही। और वो कह देते हम तो राष्ट्र राज्य थे, हम तो दुनिया भर में थे। हिंदुओं का तो वहां से मंगोलिया से लेके यूरोप से लेकर के अरब से लेके सब जगह वो हमने अपना बना रखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा चौतरफा हमला है आपके खिलाफ, आप ही के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, और आप भी अपना एक सेक्टेरियन आउटलुक लेके उस बहस को शुरू कर दे रहे हैं जिस बहस से बीजेपी को फायदा हो रहा। तो ये कोई कोई खुला खेल फर्रुखाबादी, या जो जब जहां जो मन है वो बोलेंगे, क्योंकि अपने अस्तित्व के लिए बोलना उनके लिए जरूरी है। लेकिन कभी भी कॉमन सेंस में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कल्चरल रूट्स हैं, ये सब पर बहसें अगर आप देखिए तो वह सामाजिक सरोकार के कुछ व्यक्तियों के मत्थे चढ़ गया है। राजनीतिक दल इस पर कोई ऑर्गेनाइज्ड हस्तक्षेप करते हुए नहीं दिखते हैं, बल्कि झगड़े को ही बढ़ा देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस बिल का, यह जो अभी वक्फ बिल पास हुआ है, संशोधन बिल, कि कल कानून बनेगा, इस पर नजर रखने की बात है कि जिला अधिकारी को जो इतना पावर दिया गया है, उसका मूल मकसद है कि ये लैंड पुलिंग करके आने वाले वर्षों में, आज नहीं, ये कोई स्पेकुलेशन में नहीं कह रहा हूं, फार्मूला से लेके जिस तरह जमीनें अधिग्रहण की जा रही, जिस तरह से जगह जगह लोगों को, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, ये मिनरल्स को और लैंड को देने की एक योजना चल रही है मोदी सरकार में। और ये मोदी सरकार अपने अतीत के, अपने अनुभवों के आधार पर खड़े होकर एक डिवीजन पैदा कर रही है। इस पर कोई संगठित बहस और बातचीत में नहीं देख पा रहा। तो ये हमारा, ये इसके बारे में मेरा ये मानना है कि इसको हमको ब्रॉडर इश्यूज में वक्त को अलग थलग नहीं, जो खतरे हैं हमारे रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, आम आदमी के जिंदगी के मुश्किलों के सवाल पर। अब तो देखिए, मैं ये बोल रहा हूं संतोष जी, सीधी सीधी बात हो रही है कि हमने बुलडोजर चला के ये कर दिया, फलाने ने कहा कि मैंने ये कर दिया। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो लोग कल इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए थे, आज वही इतिहास के हीरो बन के जो भी डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उनको रौंद रही हैं। तो इस पर मैं समझता हूं कि वक्त के सवाल पर बहुत बड़ा झूठ बोला गया है, और इसका जो अन्य मुद्दों के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा है, जमीन हड़प करके बड़े कारपोरेशंस को उनको देना है। और बीजेपी इन्हीं प्रश्नों पर अगर उसका बढ़िया से एक्सपोजर होगा, डीएम के अधिकारों का एक्सपोजर होगा, और ये बताया जाएगा कि वक्त वो जो भी बोर्ड बने हैं वो स्टैट्यूटरी लॉ के तहत बने हैं, ये मुसलमानों ने नहीं बनाया है, और इस प्रश्न को उसी ढंग से एड्रेस करने की जरूरत है। धन्यवाद अखिलेश जी। आपने एक महत्वपूर्ण विषय का विशद विश्लेषण किया, और ये विश्लेषण अभी चर्चा का विषय बनेगा ऐसा मैं मानता हूँ। आपसे इन विषयों पे चर्चा होती रहेगी, क्योंकि आप बुनियादी सवालों का जो विश्लेषण करते हैं वो लोगों की समझ में आता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा अखिलेश जी का विश्लेषण? हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अखिलेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, और नमस्ते। ऐसे विषयों पर हम फिर मिलते रहेंगे। नमस्कार। ओके।